जॉब से मैं रिज़ाइन किया था। अगर मैं 1 हफ़्ते बाद करता तो मुझे सेवरेंस मिलता 35,000 उसका उसमें मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव डी मतलब 1,70,000 समथिंग। इंडिया और यूरोप का जो कंपैरिजन है वो बहुत प्यारा है। मुझे यूरोप में हो गए ऑलमोस्ट 10 साल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजोस कॉलेज से मेरी जो मास्टर्स थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वो उनका एक बबल है। आप सड़क क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाकर नौकरी कर सकते हो। 2 से 5% स्टैंडर्ड। तो आपके थ्रू वो आपके देश को भी जानते हैं। लेट से आप तमिलनाडु से हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ हमारे ब्लॉग मनी पांडियन में। तो आज हमारे साथ हैं विशाल और इनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त, उसमें अनमोल थे, प्रफुल्ल थे साथ में, तो हम जा रहे थे अयोध्या वाया कार, और वो भी अनमोल की कार थी। तो अनमोल ने कहा कि भाई पेट्रोल का पैसा मुझे देना है। एंड आई टोल्ड हिम कि भाई देखो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मुझे निकलना है और मेरे पास अभी वहाँ पे जाके मतलब जर्मनी में आके मुझे 1300 यूरो जो इन लोगों का प्री डिपॉजिट होता है वो सिक्योरिटी मनी, और प्लस 500 यूरो के आसपास का जो रूम रेंट है मतलब ऑलमोस्ट 525 वो मुझे सबमिट करना है। मतलब 1800 यूरो, इट अप्रॉक्सीमेट्स अराउंड 160 170 मतलब 1,70,000 समथिंग। तो मेरे पास अभी बजट है नहीं और मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जर्मनी पहुंचने के बाद मैं तुम्हें जीएसटी के साथ दूंगा, मतलब 18% जीएसटी लगा के मैं तुम्हें 500 रुपये वापस करूंगा पेट्रोल का पैसा। तो हम राम मंदिर गए, वापस आए, हालांकि पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन आने के बाद फिर मैंने कॉल किया। रूम मेरा मतलब बात मेरी विशाल से हो चुकी थी ऑलरेडी, पर मैंने दोबारा बात किया कि भाई अब बात क्लियर करते हैं कि यार कितना पैसा देना है, कब देना है, किसको देना है, आने के बाद देना है, तो कैसे करना है उसको। देन विशाल टोल्ड मी लाइक भाई एक काम करो कि आप आओ, आप रहो, व्हेन यू गेट योर फेलोशिप उसके बाद आप पैसे देना, कि मुझे पता है कि अगर कोई इंडिया से शिफ्ट होता है तो इट्स अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। मतलब आप समझ रहे हो कि ये वो इंसान थे कि मतलब मेरा सारा का सारा जो बर्डन था वो खत्म हो गया। और यहाँ पे आने के बाद फिर जब आप मतलब इतना अगर कोई हेल्प करा तो आप समझ सकते हो कि यार फिर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स अगर आपके दिमाग में होती भी हैं तो वो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाती है कि यार कोई नहीं, चलते हैं अपन। और बाकी अब इस पूरे वीडियो में आप देखिए, क्योंकि विशाल यहाँ पे 10 साल से हैं और उनकी अपनी एक लाइफ जर्नी रही है। उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स किया है, देन जॉब कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है यूरोप का इनके पास, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया और यूरोप का जो कंपैरिजन है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है इस पूरे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो। सो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही, बहुत अमेजिंग बातें कही हैं जो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। जस्ट अभिषेक भाई, धन्यवाद आपका। मुझे यूरोप में हो गए ऑलमोस्ट 10 साल। सितंबर में 10 साल हो जाएंगे। जर्मनी में मैं 5 साल से हूँ। इससे पहले मैं बेल्जियम में था। तो इंडिया में मैंने बैचलर्स की थी अपनी फ़िज़िक्स में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजोस कॉलेज से पढ़ाई करी। आपको पता ही है इंडिया में एमएससी और पीएचडी काफ़ी नीश है, काफ़ी स्पेसिफिक है। हर कोई नहीं करता, जिसको लगन होती है वो करता है। और ब्यूरोक्रेटिक R&D थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। अप्लाइड फिजिक्स में उस टाइम मुझे सोलर में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि अब भाई मेरठ में बड़े हुए हैं, लाइट तो आती नहीं थी बचपन में घर में। सही है, तो सोचा इसमें कुछ देखते हैं कि एनर्जी इश्यूज़ वगैरह कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके चक्कर में नैनो टेक्नोलॉजी मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिला KU Leuven बेल्जियम में। बेल्जियम, हाँ, ओके। तो वहाँ मैंने नैनो टेक्नोलॉजी मास्टर्स करी, नैनो फिज़िक्स और नैनो डिवाइसेस। तो सेमी कंडक्टर साइड में मेरा फोकस शिफ्ट हो गया उसमें। मेरी जो मास्टर्स थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जैसी पढ़ाई करी थी वो स्टैंडर्ड जैसे आपका ये कोर्स है, काफ़ी मतलब रिजिड था। आई थिंक इनोवेशन पे इतना फोकस नहीं था, मुझे लगता था कि बस पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, आधे बच्चे रट रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। इवन दो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट आई फेल्ट कि एट ए बैचलर लेवल कुड हैव बीन डन बेटर। बट जब मैं मास्टर्स में आया तो एक सबसे बड़ा मैंने डिफरेंस देखा कि जितने मेरे एग्ज़ाम थे ना सारे, वो ओपन बुक ओरल थे। हाँ, तो बेसिकली आपको प्रोफेसर पढ़ाता है, आपका मटेरियल है, आप उसको एग्ज़ाम में लेके आओ, प्रोफेसर आपसे सवाल पूछेगा। अब इससे क्या है ना कि जो रट्टा लगाना होता है, रोड थिंकिंग होती है, वो चली गई।
आपको समझना है अपने कॉन्सेप्ट्स। अगर एक ग्राफ है उसमें इक्वेशन है कि ऐसे बनता है, वो पूछेगा कि अगर मैं ये पैरामीटर चेंज कर दूँ जो कि इक्वेशन में ही नहीं, तो ग्राफ कैसे बिहेव करेगा। तो आपको फंडामेंटल समझना है उसके लिए। तो यहाँ से ना काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो और आपके कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी फाइन ट्यून करने हैं और इनोवेशन और थिंकिंग के बारे में सोचना है। तो इसका एक फ़ायदा था। दूसरा फिर मास्टर्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, तो एक्सपेरिमेंटल भी थे, थियोरेटिकल भी थे। एक्सपेरिमेंटल में एक मैंने प्रोजेक्ट किया था CBD डिपोजिशन पे मास्टर्स के टाइम पर। वो थोड़ा 6 क्रेडिट का था, तो इतना मतलब लंबा नहीं था। बट मास्टर थीसिस जो करी थी वो आई वुड से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो बेल्जियम में एक जगह है आईमेक, तो सेमी कंडक्टर और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो यूरोप का काफ़ी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च सेंटर्स है। तो वहाँ मैंने करी थी अपनी थीसिस। एक होता है सेल्फ हीटिंग इफेक्ट डिवाइसेस में, जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो जूल हीटिंग वजह से गर्म होता है। अब काफ़ी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स अगर आ गए तो काफ़ी गर्म हो जाएगा। तो इससे हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, फिर इसमें क्या रिसर्च कर सकते हैं आगे, स्पेशली 3D इंटीग्रेशन वगैरह टेक्निक्स में। तो इसमें थ्योरेटिकल सिमुलेशन प्लस एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टराइजेशन किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा। ऑफ कोर्स मतलब काफ़ी लोग हैं जो R&D में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये भी था कि मुझे इंडस्ट्री में आगे जाना था। तो तब वहाँ से मुझे फिर यहाँ ड्रेसन में ग्लोबल फाउंडर्स में नौकरी मिली एज अ डिवाइस इंजीनियर। आई थिंक इंडस्ट्री में आपका रोल बहुत डिफाइंड है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है जिस रोल के लिए आप हायर होते हो। मैं जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी में जिस चीज़ के लिए आप हायर करते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है। जर्मन्स काफ़ी एज अ साइड रिजिड होते हैं कि ये इनका ये काम होता है, ये शुरू करते हैं इस टाइम। ऑफकोर्स काफ़ी फोकस होते हैं 8 से अगर 4 या जो भी काम करना है करते हैं, बट दे ओनली स्टिक टू देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड आई हैव मेट पीपल जो सेम प्रोफाइल या सेम रोल में 20-20 साल से, वो उनका एक बबल है जिसमें वो कर रहे हैं काम। ऑफ कोर्स मतलब आज के ज़माने में जो नई जनरेशन है वो थोड़ा अपस्किल कर रही है, ब्रॉडन कर रही है अपना स्कोप, बट इंडस्ट्री इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक। वेराज अगर आप अकेडमिया में हो तो आप एक क्वेश्चन आंसर कर रहे हो रिसर्च का, और वो हर जगह है। बट यहाँ पे जो रिसर्च या फिर वो एनवायरनमेंट है, ऑफ कोर्स उसमें आप पहले तो एक्सप्लोर कर रहे हो कि अपना जो साइंटिफिक क्वेश्चन है उसको कैसे आंसर कर सकते हैं। उसका दूसरा मेन चीज़ जो मैं बोलूँगा ना कि सबसे बड़ी बात है जो इंसान यहाँ पे R&D में आया ना, उसका उसमें मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो फिर आपकी खुद की जर्नी होती है। ये अच्छी चीज़ भी है एक तरीके से, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी अच्छे होते हो। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, स्पेशली अगर आप दूसरे कल्चर से आते हो तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कई बार होता है कि सुपरवाइज़र और जो स्टूडेंट है उसमें तालमेल नहीं बैठता सेम। तो यहाँ पे वो है और यहाँ पे भी प्रोमिनेंट है। अगर आप आ रहे हैं बाहर रिसर्च करने के लिए तो आपका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है पहली बात। कई लोग सोचते हैं ना कि हम आ रहे हैं बस जर्मनी आ गए हमें सब कुछ मिल जाएगा, सही बहुत दूर है उससे। काफ़ी कंपनियाँ यहाँ पे जर्मनी में होती हैं, जैसे यूनियंस होती है ना, उसका पार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो एक IG मेटाल करके एक वो है यूनियन, तो उससे लिंक्ड होती है वो मोस्ट ऑफ देम। तो जो उनकी जो जैसे वर्कर उससे सब्सक्राइब होते हैं उससे एफिलेटेड होते हैं, उनकी जो सैलरीज होती है ना वो डिसाइड करते हैं कि अगर आप इस ग्रेड पे हो तो आपको इतना मिलेगा, वो फिक्स्ड है। अगर आप प्रमोशन होते हो तो आपको इतना मिलेगा, उसकी एक रेंज डिफाइंड है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड दैट रोल। एक सैलरी रेंज होती है, तो आपको ना वो उस सैलरी रेंज के बीच में ही रखेंगे, आपको अंडर पे नहीं कर सकते बाय लॉ। दैट्स इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली अगर आप अपस्किल हो रहे हो बहुत जल्दी और आपको लगता है कि आप और शायद डिज़र्व करते हो और आप ऊपर वाली लिमिट से ऊपर चले गए तो देन प्रमोशन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है आप जर्मनी में किस शहर में नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिटी यू आर वर्किंग इन। उसका रीज़न है इस शहर इस देश की हिस्ट्री, बट छोटे शब्दों में ईस्ट जर्मनी में सैलरीज आर लोअर देन वेस्ट।
सिंपल एग्जांपल, अगर आप 50,000 यूरो साल के कमा रहे हो ड्रेसडन में, तो म्यूनिक में वो सेम सैलरी एटलीस्ट 60 से 62,000 यूरो। ग्लोबल फाउंड्रीज है, इन्फिनियन है, बॉश है, इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लस अभी TSMC का कोलैबोरेशन होने वाला है, तो ESMC आ रही है। तो इससे ना इस इंडस्ट्री की सैलरी लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि अब आप एक कंपनी में हो, आप सड़क क्रॉस करके दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसे मतलब चक्कर काटते काटते अपना सैलरी लेवल बढ़ा लेते हैं। बाकी वही है इंडिया की तरह यहाँ पे, लेकिन एक बात है, आप एक्सपेक्ट मत करना कि हर साल आपको 10-10, 15-15% इंक्रीमेंट मिलेगा। 2 से 5% इज स्टैंडर्ड। अगर आप बाहर पढ़ने आ रहे हो, पहली बात तो एक ओपन माइंड लेके आओ। बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स से आज की तारीख में, या जब मैं भी आया था, तो सब लोग मोस्टली मास्टर्स के अराउंड आते हैं या PhD, मतलब लेट्स से मास्टर्स के टाइम आते हैं। अगर आप बैचलर्स के आ रहे हो तो आपको जर्मन तो सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश में तो कोई फ़ायदा है नहीं। हर मोस्टली हर कंट्री का यूरोप में। लेट्स से आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, यूरोप मतलब जर्मनी आ रहे हो, बेल्जियम आ रहे हो, नेदरलैंड्स जा रहे हो, तो एवरेज 22-23 साल की उम्र के होते हैं लोग जब आते हैं। तो आप उससे पहले उन 10 में से 9 लोग मोस्टली इंडिया में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं गए होंगे। भले आप दिल्ली में रहे हो, बैंगलोर में रहे हो, कहीं भी रहे हो, लेट्स से आप जब इंडिया में Tier 2 से Tier 1 पे जाते हैं, तो Tier 2 में आपका ना एक माइंडसेट एक लेवल तक पहुंच सकता है, क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर आप किसी बड़े शहर जाते हो तो आप देखते हो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है, आप उससे सीखते हो, अच्छा बुरा जो भी है। सिमिलरली जब आप इंडिया के बाहर जाते हो ना, तो एक अलग दुनिया है। आपको लगेगा कि इंडिया में आपको सब आता है, यानी मेरा मतलब है कि आपकी सोच बहुत सकारात्मक है, आप मतलब समझ सकते हो दुनिया में क्या चल रहा है। पर जब बाहर आते हो ना, आप देखते हो बिल्कुल नया कल्चर है। अब सबसे बड़ी ये गलती आप क्या करोगे, अगर जब आप बाहर आओगे, आप अपने बबल में रह जाओगे। बबल मतलब आपने देखा पहले दिन कोई मिल गया इंडिया से, लेट से आप तमिलनाडु से हो, तो आपको कोई तमिल मिल गया, आपका दोस्त बन गया, आप अपने बबल में चले गए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप बाहर आ रहे हो और आपको उसी ग्रुप में रहना है, तो आप क्या सीखोगे बाहर आके? मेन पॉइंट ये है, आप ऑफ कोर्स एजुकेशन वाइज जो भी आप स्किल ले रहे हो वो तो अच्छी है ही यहाँ पे, परंतु एक कल्चरल ग्रोथ और एक माइंडसेट ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, स्पेशली लोकल लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, या इवन अदर इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप काफ़ी लिमिटेड लाइफ जियोगे यहाँ पे, काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से। आई थिंक ये मेरी नंबर 1 चीज़ बोलूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, सबसे पहले आप अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो यहाँ पे। यहाँ के जो कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, उसको समझो, लोगों से इंटरेक्ट करो, ये देखो कि लोग रोज़ की लाइफ में क्या करते हैं यहाँ पे, उनका बिहेवियर कैसा है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो विद टाइम आ जाएगी। जितना आप अपने आप को इमर्स करोगे उसमें, उतना ही आपको समझ में आएगा, और वो ज़रूरी है एक टाइम के बाद। जब आप आओगे पहले दिन, ऑफ कोर्स नहीं आती आपको लैंग्वेज, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो आपको सीखनी पड़ेगी, बट वो एक लर्निंग कर्व है, वो हो जाएगा। मेन चीज़ है कि अगर आप आते हो और आप बबल में रह गए, तो आप फिर उस अपनी लाइफ को ना अच्छे से यहाँ पे वो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप बाद में जॉब भी करते हो ना, तो इंडिया में लोग देखेंगे कि आपके अच्छा CGPA इतना है, जो भी इतना है, सही है, आप हायर्ड हो या नहीं हो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे ना टेक्निकल इज़ नॉट ऑल। यू कैन बी द मोस्ट टेक्निकली ब्रिलियंट पर्सन, बट अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स लैकिंग है, तो फिर भाई आपको शायद नौकरी ना मिले वाली, क्योंकि कल्चरल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जब आप नए नए आते हो यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स तो हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें किसी से बात करें जो ऑलरेडी वहाँ रह रहा हो। काफ़ी फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, अलग जगह होते हैं। कोशिश करो और वहाँ से आपको हमेशा मदद मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब इंडिया के बाहर रहते हो ना, आप इंडिया की जो पॉजिटिव्स है ना, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। जब आप देश के अंदर रहते हो, तब आपको लगता है कि हमारे देश में ये खामियाँ हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
आप किसी भी इंसान से मिलते हो यहाँ के, जब आप उनके दोस्त बनते हो, तो दे सी थ्रू यू, और वो देखते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, और उनके थ्रू, आपके थ्रू वो आपके देश को भी जानते हैं। वो कहते हैं ना कि हम जब अपने देश के बाहर हैं तो हम एम्बेसडर हैं अपने देश के। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे देश के बारे में भी अच्छी चीज़ें फैलती है, अगर हम कोई बुरी चीज़ करेंगे तो फिर वो सबसे ज़्यादा फैलती है। कई लोगों के साथ मैं जब इंडिया गया हूँ, एक मेरे दोस्त आए भी हैं साथ में, तो उनको मैंने इंडिया घुमाया है। जब आप अपने देश के बारे में अच्छी चीज़ें बताते हो, आपको ये जानना है कि दूसरे इंसान का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, पहली बात। अगर आप बोलोगे कि किसी इंसान को खाने का अगर शौक़ नहीं है, बहुत होते हैं यहाँ पे, क्या अगर एक देश में इतना सी खाना मिलता है, आप उतने वाह करोगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आपसे पूछो तुझे शौक़ क्या है, वो कहेगा मुझे जानवरों का शौक़ है। फिर आप कहोगे हमारे देश में ये है, यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। आपको डायनासोर से लेके टाइगर से लेके एलिफेंट से लेके इतने रेप्टाइल्स हैं, फौना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये समझना है कि दूसरा इंसान का इंटरेस्ट क्या है। और हमारे देश में ईज़िली हर किसी के लिए सब कुछ है, बस देखना है कहाँ पे क्या है। ये बताया कि जितने लोगों से मिले हैं सबको मोटिवेट किए हैं, और मोटिवेट कैसे किए हैं? फर्स्टली नो व्हाट ही वांट्स, फिर उनको वही बताओ कि ये भी हमारे यहाँ है और बहुत अच्छा है ये। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है कि यार सबके पास एडवाइस होती है कि यहाँ पे ऐसा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो वन एडवाइस यू कैन गिव कि हमारे यहाँ एजुकेशन में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल सेटअप में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ये होना चाहिए। तो मतलब काइंड ऑफ एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिक एजुकेशन पे अगर हम देखें तो पहली बात, एक सर्टेन लेवल पे, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, पर सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए ताकि हर किसी को एक्सेस मिल सके। सबसे बड़ा चेंज आना चाहिए जो हमारे देश में, कि आप जब अपना पूरा टाइम, जो डेवलपमेंट ईयर्स होते हैं हमारे टीनेज ईयर्स, अगर आप उसमें 14 से 15 घंटे सिर्फ किताबों में घुस रहे हो, तो आप चलो टेक्निकली आगे जाके काफ़ी अच्छे हो जाओ, बट क्या आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाओगे या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थोड़ा फोकस बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो ये चीज़ है, उससे ऑफ कोर्स पढ़ाई हमेशा रहेगी अपनी जगह, बट एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनेगी एज अ पर्सन। आप ना बहुत आगे जाएंगे अपने करियर में उससे, सॉफ्ट स्किल्स को लेते हुए। बात जब हम बैचलर्स या मास्टर्स में आते हैं, तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट मैं अपना एग्ज़ाम बताऊंगा, जैसे मुझे बेल्जियम में जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंडसेट लगा वो बहुत सही लगा, जिसमें आप सोच रहे हो कि आप कैसे, अब कोई एक्सपेरिमेंट हो गया इतने साल पहले, बेसिक हम कर रहे हैं, ओम्स लॉ प्रूव करो, वो तो हो गया ना प्रूव। थोड़ा इनोवेशन क्रिएटिविटी की तरफ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी रही बात इंडस्ट्री की, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं दूंगा कि रेड टेप ख़त्म करें, बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारा ये पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसको थोड़ा रिवैम्प करना चाहिए। आई डू फील कि काफ़ी लोग ना, दे गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब रादर देन एक्चुअली बीइंग इन द जॉब। सेमी कंडक्टर को देख लो आप, इंडिया अभी पीछे है काफ़ी, बहुत पीछे। हर साल गवर्नमेंट कहती है कि मेक इन इंडिया में हम इतने पैसे देंगे, इतना वो देंगे इन कंपनीज को आने के लिए, बट कंपनी आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि भले गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करे, बट वो जाए तो रेड टेप के थ्रू ही है, तो वहाँ है एक ब्लॉकिंग पॉइंट। आखिरी क्वेश्चन बस यही है, काइंड ऑफ लाइट मूड करने के लिए, इतना एजुकेशनल आपने बताया, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं ना, कि मैं खुद भी 2-4 पॉइंट्स तो मुझे लग रहा है कि यार इतना डेप्थ मुझे भी नहीं पता था। मैंने ये नहीं सोचा था कि एक जो अभी आपने एक लाइन ये बोली कि यार जितने लोग एक्चुअल में जॉब में नहीं है उससे ज़्यादा लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अब वो उसी में पड़े हुए, उनका पूरा का पूरा एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है। लोग भले कहते हैं यार तुम आईएएस की तैयारी कर लोगे, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में कर लोगे, तो यार कुछ ना कुछ से बढ़िया वो बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको एक अच्छा चैनल मिले तो। तो आखिरी क्वेश्चन ये है, टू एंड इट ऑन द वेरी लाइट मोड, द बिगेस्ट ब्लंडर यू डिड इन योर लाइफ। लास्ट जॉब से मैं रिज़ाइन किया था, अगर मैं एक हफ्ते बात करता तो मुझे सेवरेंस मिलता 35,000 यूरो। बट ऑलरेडी मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई थी, सेवरेंस पैकेज होता है। लेकिन मेरी प्रीवियस कंपनी में ये था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि वो दे रिड्यूस द वर्किंग स्टाफ, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन रहता है।
पर इरिस्पेक्टिव मेरा कोई उससे लेना नहीं था, मैं तो अपनी जॉब ठीक से चली रही थी, बट आई हैड अ बेटर ऑप्शन विच आई वांटेड टू टेक माई सेल्फ, कि मैं थोड़ा रुक जाता इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग ऑन माई ओन. तो आई कुड हैव एक्चुअली, क्योंकि वो कंपनी ने अनाउंस किया, कहा था कि हम करेंगे, बट कब करेंगे ये नहीं पता. और मेरे रिज़ाइन करने के 1-2 हफ्ते बाद ही उन्होंने कहा कि अच्छा जिसको छोड़ना है वॉलंटरी आप छोड़ सकते हो, हम आपको ना इतने इतने पैसे दे देंगे. तो वो मिस हो गया यार. 35,000 ये एक रफ नंबर है, टैक्स भी कटते हैं इस पर, ऐसी बात. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की हैं. बाकी आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें. इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई. मोटिवेशन मिलता है थोड़ा और काम करने के लिए. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में.